सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मिला और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो है। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो जो हमने इससे पहले किया था, अ, जो ओबट्समैन हमने किया था, तो ये भी लगभग उसी से रिलेटेड है कुछ। ठीक है, लेकिन इसकी वीडियो मैंने आपको पास अलग बना दिया ताकि उस वीडियो के बीच में ना आए। तो छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 3-4 पेज का टॉपिक है जो कि हमारा थोड़ी देर में ही कवर हो जाएगा। तो चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियो मिलेगी बिल्कुल फ्री में, कंप्लीट सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1986 था और अब जो आया है 2019 आया है। तो इसके बीच का कंपैरिजन बताया गया। फर्स्ट तो होगा हमारे पास रेगुलेटर। देखिए, नो सेपरेट रेगुलेटर, इसके लिए कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन इसके लिए क्या है, देखिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, CCPA टू बी फॉर्म्ड। इसके लिए एक अलग से रेगुलेटर बनाया गया है। उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में देखिए क्या था, कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड टू ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर यानी कि डिफेंडेंट ऑफिस इज लोकेटेड। पहले जो कंप्लेंट की जाती थी वो कहाँ पे की जाती थी, जहाँ पर कि जो डिफेंडेंट है यानी कि जिसके ऊपर कंप्लेंट की जा रही थी, तो वहाँ पे उसके आसपास का जो भी मान लो ऑफिस था वहाँ पे की जाती थी, कोर्ट में की जाती थी। अब क्या है, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड फॉर वर्क। जहाँ पर कि कंप्लेनेंट जो है, जो काम करता है, ठीक है, वहाँ पे अब जो ये यानी कि कंप्लेंट की जा सकती है। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइबिलिटी में देखिए क्या है, नो प्रोविजन। ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं थी। कंज्यूमर कुड अप्रोच टू सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। कि जो कोर्ट था वो जो कंज्यूमर था वो सिविल कोर्ट में पहुंच सकता था, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में प्रोडक्ट लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी केस नहीं बनता था। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए, जो एक्ट 2019 का है, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस। कि अब जो कंज्यूमर है वो कंपनसेशन ले सकता है अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के कारण उसको कोई भी हानि हुई है, पहले नहीं था। नेक्स्ट है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख, स्टेट लेवल पे 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल लेवल पे 1 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, जो वर्ड यहाँ पे है पिक्यूनरी, इसका मतलब होता है कि मनी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अब जो बिल आया है, एक्ट जो आया है 29, उसमें क्या है, देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप टू 1 करोड़, स्टेट पे 1 करोड़ टू 10 करोड़ और नेशनल पे अबो 10 करोड़। तो ये सारा चेंज हो गया। ई कॉमर्स के लिए पहले कोई भी प्रोविजन नहीं था, अब क्या हो गया, ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स भी इस एक्ट के अंदर आ गया है। मेडिएशन सेल्स में कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, अब क्या हुआ, कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। मेडिएशन का मतलब क्या है कि बीच का जो कोई भी मध्यस्थता करने के लिए आता है, ठीक है, जो उस डिस्प्यूट को मान लो ठीक कर सकता है, तो उसके लिए भी प्रोविजन दी गई है। नेक्स्ट आता है अपील। अपील देखिए क्या है, एनी पर्सन एग्रीड मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि ऐसा पर्सन जो कि किसी सर्विस से नाराज हो, ठीक है, गुस्सा हो, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में फॉर एग्जांपल उसने कोई कंप्लेंट डाली थी, उसका ऑर्डर आ गया है, ठीक है, लेकिन वो उससे खुश नहीं है, इन द अबो रिगार्ड मे फाइल एन अपील। तो वो क्या कर सकता है, वो एक अपील फाइल कर सकता है बिफोर स्टेट कमीशन। बिफोर का मतलब आपको पता है, वैसे तो पहले होता है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या होता है कि उसमें यानी कि स्टेट कमीशन में वो जो कंप्लेंट अपनी डाल सकता है, अपील कर सकता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में अगर नहीं वो खुश है तो स्टेट कमीशन में कर सकता है। उसके बाद सिमिलरली द ऑर्डर पास्ड बाय स्टेट कमीशन, अगर स्टेट कमीशन में नहीं है तो नेशनल कमीशन में जा सकता है। और अगर नेशनल कमीशन से वो खुश नहीं है तो वो कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जा सकता है, यानी कि अपील वो कर सकता है। ऑल अपील्स आर टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। सारी जो अपील्स है, कोई भी अपील जो की जाएगी वो विद इन 30 डेज में की जाएगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपील्ड अगेंस्ट। नेक्स्ट है लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड में देखिए क्या है, द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म
डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन शैल नॉट एडमिट ए कंप्लेंट अनलेस, यानी कि तीनों तीन जो फॉर्म है वो कब तक या कब कोई भी कंप्लेंट जो एडमिट नहीं करेंगे, कब इट इज फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, यानी कि अगर कोई भी जो कमी थी, मान लो डेफिशिएंसी थी प्रोडक्ट में, या उससे कोई भी अगर जो पर्सन था एग्रीव्ड था, तो उसकी जो कंप्लेंट है वो विद इन 2 years के अंदर होनी चाहिए। अगर 2 साल के बाद वो कंप्लेंट की जाती है तो वो एडमिट नहीं की जाएगी जो कोई भी कमीशन है उसके द्वारा। नेक्स्ट, इफ द कंप्लेनेंट सेटिस्फाई द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, अगर जो कंप्लेंट है वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से सेटिस्फाई है, द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस में भी, यानी कि चाहे वो कोई से भी कमीशन कोई से भी फॉर्म से अगर वो संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, एज द केस में भी, दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फिलिंग द कंप्लेंट विद इन सच पीरियड, और अगर वो पहले सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है, और उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, सफिशिएंट कॉज नहीं है कि वो दोबारा अपील करे, तो उस केस में भी उसकी कंप्लेंट दोबारा नहीं ली जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है रेमेडीज अवेलेबल, यानी कि जो कंप्लेंट आई है उसका क्या क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या उसका किया जा सकता है। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट था जिसके अंदर डिफेक्ट है, कोई सर्विस थी, ठीक है, तो उसके डिफेक्ट को उसके डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है। दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, मान लो फॉर एग्जांपल गुड्स अगर किसी ने परचेज किया था और वो अच्छा नहीं निकलता, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाता है, वहाँ पे जो कंप्लेन करता है, उसके बाद उसका गुड रिप्लेस किया जा सकता है। तीसरा क्या है हमारे पास, रिफंड ऑफ प्राइज, प्राइज का रिफंड किया जा सकता है। अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन दी जा सकती है। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, अगर सर्विस के अंदर कोई भी कमी थी तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टॉपिंग द स्केल ऑफ हजार्डस गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो हजार्डस यानी कि जिनसे नुकसान हो रहा था, तो उनकी सेल को क्या किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है। विड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि जो हजार्डस गुड्स है उनको मार्केट से विड्रॉ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि वैसे तो बहुत आते रहते हैं, जैसे एक बार मैगी का आया था, ठीक है, मैगी का आया था कि इसमें ये होता है, ठीक है, और इसके कारण बीमार होते हैं लोग, तो जो कंपनी थी उसने मैगी को वापस बुला लिया था। इसी तरीके से और भी बहुत कंपनीज है, ऑटो सेक्टर की कंपनीज है, वो भी अगर उनको लगता है कि उनकी गाड़ी में कोई कमी है तो वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि, और ये एक तो होता है कि कंपनी अपने आप करे, दूसरा क्या हो सकता है जैसे कंप्लेन कर दी किसी ने, उसके बाद वो कमी निकल जाती है, तो कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है, कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि इस जो हजार्डस गुड्स है जितने भी, इनको आप मार्केट से विड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट, यानी कि पेमेंट भी की जा सकती है, जो भी कॉस्ट मान लो जो कंप्लेनेंट की है वो भी उसको इशू की जा सकती है, उसको दी जा सकती है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लेंस, यानी कि पेनल्टी क्या लगेगी, देखिए, अगर कंप्लेन जो रिजॉल्व नहीं की जाती, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इफ एनी पर्सन fails or omits to comply with any order made by a forum commission, he shall be punishable with imprisonment for a term, यानी कि अगर कोई पर्सन जो मान लो कोर्ट में कमीशन ने ऑर्डर दिया उसको पूरा नहीं करता है तो क्या होगा, ही शैल बी पुनिशेबल, वो पुनिशेबल होगा, ठीक है, सजा दी जाएगी, ठीक है, और उसको जेल भी हो सकती है। विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month, 1 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, बट मे एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन कितना हो सकता है, विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन रेट 25,000, 25,000 से कम नहीं होना चाहिए, और 1 लाख भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, यानी कि फाइन और इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन CPA, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें देखिए क्या है, सूट पेंडिंग या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग्स, ए कंज्यूमर कंप्लेंट मे नॉट बी परसूड इफ द सेम मैटर इज ऑलरेडी बीइंग हैंडल्ड इन अनदर कोर्ट, यानी कि अगर अपीलेंट ने जो
कंप्लेंट है वो किसी दूसरे कोर्ट में भी अगर डाली है, तो अगर वो पेंडिंग है तो यहाँ पर वो कंप्लेंट जो एडमिट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ arbitration clause. If a contract has arbitration clause, it is generally considered the first step to dispute resolution and a consumer forum may not accept the complaint. दूसरा क्या है कि इस केस में फॉर्म जो कंज्यूमर फॉर्म है वो कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर कोई भी एब्रिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना है। मध्यस्थता करने का मतलब क्या है कि यानी कि बीच में कोई मीडिएट आएगा जो कि उस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो अभी जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो यूएसए है, ठीक है, जो यूएसए है वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में अगर कोई ऐसा वहाँ पे क्लोज दिया गया है, मान लो किसी कंपनी का है, ठीक है, और उसमें कोई खामी पाई जाती है, तो अगर उनके पहले एक्ट में कोई ऐसा दिया कि अगर कोई इस तरीके का काम होता है तो ये जो पर्सन है ये मध्यस्थता करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे पहले वो काम होगा, उसके बाद अगर वो वहाँ से नहीं होता उसके बाद कंप्लेंट डाली जा सकती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस cause involving intricate का मतलब कहता है complex legal or factual question may be directed to a civil court rather than a consumer home which is designated for more straightforward dispute। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स केस है ज़्यादा ही, ठीक है, तो उसको सिविल कोर्ट में भेजा जाएगा एज कम्पेयर टू कंज्यूमर कोर्ट। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई की टाइम लिमिट। देर इज ए स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर द अपोजिंग पार्टी द रेगुलेटेड एंटिटी टू फाइल द रिस्पॉन्स टू ए कंप्लेंट। यानी कि जो कंप्लेंट की जाएगी उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है, उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर रेगुलेटेड एंटिटी को अपना जवाब देना होगा। नेक्स्ट है jurisdiction. The district farm authority is defined by a monetary limit on the value of goods or services in dispute. नेक्स्ट है न्यू प्ली और अपील, ठीक है, कि अगर नई अपील की जाए, न्यू इशू और आर्गुमेंट दैट वर नॉट रेज ड्यूरिंग द इनिशियल हियरिंग कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एट द अपील स्टेज। यानी कि जब कंप्लेंट की तो उसके अंदर जो जो इशू राइट डाउन किए गए सिर्फ उन्हीं की कंप्लेंट सुनी जाएगी, उससे अलग कोई भी कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी। नेक्स्ट है फेलियर टू पे रेंट, यानी कि अगर कोई जो टीनेट है वो रेंट पे नहीं कर सकता, ठीक है, और उसकी कंप्लेंट वो करता है, दिस इज नॉट ए टिपिकली ए मैटर फॉर कंज्यूमर फॉर्म एज इट फॉल्स अंडर लैंडलॉर्ड टीनेट लॉ। ठीक है, तो अगर पे रेंट नहीं कर पाता और उसके जो कंप्लेंट जो मान लो लैंडलॉर्ड के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आएगी, वो कहाँ पे जाएगी, लैंडलॉर्ड टीनेट लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लेंट की जाएगी। नेक्स्ट है नॉन पेमेंट ऑफ एफडीआर, रिफ्यूजल टू पे ए फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट एफडीआर ऑन मैच्योरिटी इज कंसीडर्ड ए डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड इज ए वैलिड कंप्लेंट अंडर द सीपीए। ठीक है, तो जो फिक्स डिपॉजिट जो एफडीआर रिसिप्ट अगर मैच्योरिटी पे नहीं दी जाती तो वो भी डेफिशिएंसी मानी जाएगी सर्विस के अंदर, तो ये एक वैलिड कंप्लेंट है जो कि सीपीए यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, जिसकी की कंप्लेंट एडमिट की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट स्मॉल करेंसी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सर्विस प्रोवाइडर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट लीगल टेंडर सच एज स्मॉल करेंसी नोट इज आल्सो कंसीडर्ड डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड कैन बी ए वैलिड कंप्लेंट। ठीक है, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, बैंक में तो वैसे बहुत कम होता है, ठीक है, या फिर आप जाते हो मान लो बस में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, तो वहाँ पे जब आप टिकट लेते हो मान लो बस में, तो बस वाला कई बार कह देता है कि मैं जो कॉइन्स है वो नहीं लूँगा, या फिर कोई शॉपकीपर भी बोल देता है ऐसा कि जो कॉइन्स है, ठीक है, जो स्मॉल डिनोमिनेशन है वो मैं नहीं लूँगा। तो ये एक अ, इसकी कंप्लेंट यानी कि की जा सकती है। ये एक डेफिशिएंसी इन सर्विस माना जाता है कि आप अपनी सर्विस में जो अच्छे तरीके से आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि लीगल टेंडर जो भी है, ठीक है, जो भी लीगल टेंडर है यानी कि करेंसी जो भी लीगल टेंडर है जो 1 से लेके मान लो 500 रुपीज़ तक है, और आपको पता होगा ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो 50 पैसे हैं, अभी जो करंट में जो लीगल टेंडर है वो क्या है 50 पैसे।
50 पैसे से नीचे जो मान लो 25 पैसे है, 25 पैसे लीगल टेंडर नहीं है। अगर आप उसको कहीं लेके जाओगे, बैंक में सबमिट करने जाओगे, डिपॉज़िट करने जाओगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 50 पैसे से ऊपर की जितनी भी करेंसी है, 50 पैसे इंक्लूडिंग, वो सारी लीगल टेंडर है। कोई भी पर्सन उसको लेने से मना नहीं कर सकता, इसकी कंप्लेंट की जा सकती है। तो ये था हमारे पास एक छोटा-सा टॉपिक था। कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से निकल के आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर देना जो भी बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है कि जो हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, उनको वीडियो अच्छी लगेगी, वो लाइक कर रहे हैं और जो वीडियो को और जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।